एक भेड़िया जंगल के रास्ते से अपने घर की ओर भाग रहा था। बाबूराव की भयानक कहानियां सुनने के बाद उसे देर हो गई थी। अरे बाप रे, बहुत रात हो गई है। अब तक मुझे घर पहुंच जाना चाहिए था, मगर ना जाने कैसे देर हो गई। खैर, अब घर जाना ही होगा जैसे तैसे। भेड़िया चला ही जा रहा था, मगर उसे मालूम नहीं था कि उसके पीछे भी कोई चल रहा है। झाड़ियों से लगातार आती आवाजों ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। कौन है? झाड़ियों में कोई है क्या? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, कोई है? हेलो, कोई है? मगर कोई आवाज नहीं आई। वो डर के मारे फिर दोबारा चलने लगा, मगर वो परछाई उसके पीछे पीछे ही चल रही थी। भेड़िया फिर रुका और पीछे मुड़ा ही था कि एक विशाल काले भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया और उस भेड़िए की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह जंगल में कुछ जानवर कहानी सुनने के लिए एक भेड़िए के पास आए हुए थे। उसका नाम बाबूराव था। वो जंगल का बुजुर्ग और बहुत ही समझदार जानवर था, जिसके कारण सब उसका खूब सम्मान करते थे। आज कोई बढ़िया कहानी सुनाओ बाबूराव दादा, जिसे सुन के एकदम रोंगटे खड़े हो जाएं। कोई बवाल कहानी होनी चाहिए। कोई ऐसी कहानी जिसे सुनकर रात को नींद ही ना आए। ऐसी बात है तो सुनो। एक समय की बात है, इस जंगल में एक दानव की दहशत थी। वो दानव जंगल के जानवरों का पी जाता था। किसी को समझ नहीं आता कि वो कौन है। बस उसके निशान ही रहते थे, जो जानवरों की गर्दन पर बन जाते थे और शरीर काला पड़ जाता था। कहानी अभी चल ही रही थी कि एक भालू भागते हुए उनके बीच आ पहुंचा। अरे सभी लोग चलो, नदी के किनारे उस भेड़िए की लाश मिली है जो कल रात घर नहीं लौटा था। सभी जानवर नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ वो भेड़िया उनृत पड़ा था। देखो, किसी ने इसकी गर्दन पर दांत गाड़ के इसका खून पी लिया है, लेकिन उसके शरीर को कुछ नहीं किया है। उस जगह जंगल का राजा शेर सिंह भी आ पहुंचा। ये किसका काम हो सकता है? भला भेड़िए को किसने मारा होगा? और अगर मारा भी तो इसके शरीर को नहीं खाया? क्या उसे भेड़िए का पसंद नहीं था? महाराज, मुझे लगता है किसी शिकारी ने अंधेरे में इस पर हमला कर दिया होगा, और उसे जब पता चला कि ये भेड़िया है तो शायद उसने उसे नहीं खाया। शिकारी भी तो डाइट पर हो सकता है। हाँ, तुम्हारी बात सही लगती है लोमड़ी। हम बेवजह ही शक कर रहे हैं। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सभी बेफिक्र रहिए। सभी जानवरों ने शेर सिंह की बात मान ली, लेकिन डर उनके दिलों में बैठ गया था। और अगले दिन एक रात, काफी रात हो गई है, कोई जानवर नजर नहीं आ रहा है। मुझे जल्द घर की तरफ जाना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाल ही में भेड़िए पर किसी ने हमला किया था। हिरन जल्दी जल्दी चलने लगा, मगर उसके पीछे वही परछाई चल रही थी। हिरन को इसका आभास हो गया था। वो और तेजी से चलने लगा। तभी अचानक सामने से किसी ने उस पर हमला कर दिया और उसकी गूंज जंगल में गूंज उठी। सबने वो आवाज सुनी। और अगले दिन, ये क्या हो रहा है? जंगल में दो जानवरों का शिकार किया गया है, मगर दोनों जानवरों को खाया ही नहीं गया, सिर्फ खून चूसा गया है। आखिर ये सब कौन कर रहा है? ये सामान्य नहीं है। जिस तरह उस भेड़िए को मारा गया था, उसी तरह इस हिरन को भी मारा गया है। सभी प्राणियों से निवेदन है कि रात में कोई घर के बाहर ना निकले, अकेले न घूमे, और अगर कोई अनजान मिले तो मुझे बताएं, ताकि मैं पहले भाग सकूं। शेर सिंह के कहने पर सभी जानवर रात में घर में रहने लगे। बहुत कम जानवर ही घर से बाहर निकलते, जिसके कारण कोई न कोई जानवर उस परछाई का शिकार हो रहा था, जिससे शेर सिंह बुरी तरह परेशान हो गया था। लोमड़ी, आज रात हम नजर रखेंगे। आखिर कौन है वो जो हमला कर रहा है? मुझे आज उसे देखना ही है। तुम तैयार रहना। दोनों जंगल में एक झाड़ी में दुबके हुए थे। शेर सिंह बहुत डरा हुआ था, वहीं लोमड़ी सतर्क थी। राम राम राम। लोमड़ी, एक बार फिर सोच लो। यहाँ आने का कोई मतलब नहीं बनता। ये काम हम गधा प्रसाद या किसी और से करा लेंगे। अभी के लिए यहाँ से चलते हैं ना। महाराज, आप एक नंबर के फट्टू हैं। आप जंगल के राजा हैं। राजा वाला जिगरा भी रखिए। थोड़ी देर छुपकर देखते हैं, जरूर कोई ना कोई आएगा। वहीं दूसरी तरफ की झाड़ियों में गधा प्रसाद भी छुपा हुआ था। उसकी नजर शेर सिंह और लोमड़ी पर चली गई थी। अरे वाह, शेर सिंह को हमारी कितनी चिंता है। उस राक्षस को पकड़ने के लिए खुद आए हैं। तभी जंगल में एक गुर्राहट आई। तीनों सतर्क हो गए। उनके सामने से एक काला भेड़िया गुजर रहा था। वो बिल्कुल बाबूराव जैसा लग रहा था, लेकिन देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था, मानो वो किसी का भी शिकार कर सकता है। तीनों उसका पीछा करने लगे, लेकिन तब तक
उस काले भेड़िए ने किसी और का शिकार कर लिया था, जिससे वो और भयानक दिखाई दे रहा था। तभी उसने पीछे मुड़कर शेर की तरफ देखा। उसे देखकर दोनों बहुत डर गए। महाराज भागिए भागिए। मगर शेर सिंह उस काले भेड़िए को देखकर बेहोश हो गया था। लोमड़ी ने ये देखा तो उसने शेर सिंह को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाकर दौड़ लगा दी। मगर गधा रुका रहा। वो भयानक काला भेड़िया आगे बढ़ गया। पीछे पीछे गधा का साथ भी हिम्मत जुटाकर जाने लगा। एक जगह वो काला भेड़िया रुका और एक सियार उस काले भेड़िए के पास आया और कुछ मांस के टुकड़े दिए और उससे बात करने लगा। ये सियार से क्या बात कर रहा है? और ये काला भेड़िया आखिर इस पर हमला क्यों नहीं कर रहा है? एक मिनट, इस सियार को मैंने कहीं तो देखा है। मैंने इसके बारे में कुछ तो सुना था। तभी वो काला भेड़िया और सियार वहां से चले जाते हैं। और अगले दिन गधा प्रसाद कुछ सबूत जुटाने शेर सिंह के पास जाता है। शेर सिंह महाराज, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या कल रात आपने कुछ वैसा देख लिया था? अरे नहीं नहीं, मुझे बस थोड़ा बुखार हो गया है। तुम बताओ, यहाँ क्या करने आए हो? कुछ काम था क्या? कुछ खास नहीं, मुझे आपसे एक बात जानने की। क्या कभी इस जंगल में कोई सियार रहता था? क्या सियार और काले भेड़िए की दोस्ती की कोई कहानी थी? हाँ, इस जंगल में करीब 10 साल पहले 2 दोस्त रहते थे, बाबूराव और एक सियार। दोनों मिलकर जंगल को कहानियां सुनाते थे, लेकिन सियार की कहानियां किसी को पसंद नहीं आती थी। अच्छा, फिर ऐसा क्या हुआ कि आज बाबूराव अकेला रहता है? मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि उस सियार ने जंगल छोड़ दिया था और जंगल छोड़ते हुए उसने कहा था कि जंगल में एक खूनी काला भेड़िया आएगा जो किसी को नहीं छोड़ेगा। महाराज, मुझे लगता है कि सियार अपनी बात सच कर रहा था। कल रात मैंने एक भयानक काले भेड़िए को घूमते देखा। वो बिल्कुल बाबूराव जैसा था, लेकिन बहुत खतरनाक। मुझे तो उस पर शक है। अच्छा, तो फिर उस काले भेड़िए को पकड़ना चाहिए ताकि वो किसी पर हमला न कर सके। लेकिन तुम बाहर मत निकलना, ये काम बहादुरों का है, तुम्हें खतरा हो सकता है। बहादुरी? और आप तो बेहोश हो गए थे। नहीं महाराज, बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। मेरी एक राय है, आप जंगल में ऐलान कर दीजिए कि वो राक्षस एक काले भेड़िए जैसा दिखाई देता है। जो भी इस राक्षस को देखे तुरंत सूचना दे ताकि बाकी अपनी जान बचा सके। शेर सिंह ने ऐसा ही ऐलान करवा दिया, जिससे सभी जानवर बूढ़े बाबूराव पर ही शक करने लगे, जिसकी वजह से अब उसके पास कोई कहानी सुनने नहीं जाता था। मैंने ऐलान कर दिया है, अब कोई बाबूराव के पास कहानी सुनने नहीं चाहता। अब क्या करना चाहिए? आज रात आप उस पर नजर रखिए, वो किस किस पर हमला करता है और क्या क्या खाता है और किससे मिलता है। रात हुई और सियार सिंह बाबूराव पर नजर रख रहा था। उधर गधा प्रसाद भी सियार के ऊपर नजर टिकाए बैठा था। आज तो जान कर रहूंगा कि ये सियार और बाबूराव की क्या चाल है। आखिर दोनों उस रात क्या बात कर रहे थे? राम राम राम, होशियारी मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। न जाने ये काला भेड़िया कब दानव बन जाए और कब हमला कर दे, क्या भरोसा। मुझे चौकन्ना रहना चाहिए। तभी बाबूराव ने अपना खाना खाया। खाना खाते ही बाबूराव का हाव भाव बदल गया। वो जोर जोर से गुर्राने लगा। उसने मुड़कर शेर सिंह की तरफ देखा और झपट पड़ा। मारे डर के शेर सिंह भाग खड़ा हुआ। आगे आगे शेर सिंह और पीछे पीछे बाबूराव। उधर गधा प्रसाद सियार का पीछा कर रहा था। काफी देर हो गई है। सियार आराम से जंगल के बाहर चला गया। उसने कोई गलती नहीं की। आखिर इनका मकसद क्या है? काफी देर गुजर गई मगर कुछ हुआ ही नहीं। सियार आराम से जंगल के बाहर चला गया। गधा प्रसाद हैरान था। तभी गधा प्रसाद ने देखा कि सियार गांव के एक कूड़े के ढेर के पास गया। वहां से उसने एक नीली थैली उठाई और वापस जंगल की तरफ आ गया। ये आखिर करना क्या चाहता है? थोड़ा और पीछा करता हूँ। सियार चुपके से बाबूराव की गुफा में गया। उसने उस नीली थैली में से कोई रसायन निकाला और बाबूराव के खाने में मिला दिया और आराम से बाहर आ गया। आखिर उस रसायन में क्या है? वो क्या मिला रहा है? कहीं वही रसायन बाबूराव को शैडो तो नहीं बनाता? तभी बाबूराव गुफा में आया और अपना खाना खाया। फिर उसके बाद उसका हाव भाव बदल गया। वो भयानक दिखाई देने लगा और गुफा से बाहर निकल गया।
अच्छा, तो इसके पीछे इस सियार का हाथ है। बहुत ही धूर्त सियार है। बेचारे बाबूराव को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि उसका पर्दाफाश किया जा सके। अगली सुबह सियार फिर गांव से वो थैली लेकर आया और बाबूराव के खाने में मिला दिया। कुछ देर बाद बाबूराव आया और वो खाना खाया। फिर उसका हाव भाव बदलने लगा और गुर्राते हुए गुफा से बाहर निकल गया। आज इसे दानव साबित करके इसे हमेशा के लिए जंगल से बाहर करवा दूंगा। और मुझे जो झूठा बोलकर जंगल से बाहर करवाया था, दोबारा इस जंगल में आ जाऊंगा। तभी बाबूराव सियार के ठीक पीछे आ गया। उसे देखकर सियार की हवा निकल गई। अरे यहाँ क्या कर रहा है? जा अपना शिकार कर, यहाँ खड़ा क्यों है? अरे जा, तुझे और काम के लिए बनाया है। यहाँ रुककर क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से, राक्षस काले भेड़िए। लेकिन बाबूराव सियार पर झपट पड़ा। सियार डर के मारे भागने लगा। आगे आगे सियार और पीछे पीछे बाबूराव। वो भागते भागते जानवरों के समूह के पास जा पहुंचा। दोस्तों, मेरी जान बचाओ, राक्षस काला भेड़िया मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो मुझे मारना चाहता है। दोस्तों, मुझे बचाओ। क्या बकवास कर रहे हो? बाबूराव तो बहुत शरीफ जानवर है। वो हमें कहानियाँ सुनाता रहता है। भला वो तुम पर हमला क्यों करेगा? मेरा यकीन करो भाई, वो दवाई पीने के बाद राक्षस हो जाता है। इसे किसी चीज की समझ नहीं रहती। वो खूनी काला भेड़िया बन जाता है। दवाई? कैसी दवाई? तुम्हें कैसे पता कि वो दवाई पीकर राक्षस बन जाता है? तुम हमसे क्या छुपा रहे हो? साफ साफ बताओ, वरना हम बाबूराव से तुम्हें नहीं बचाएंगे। सियार डर के मारे सब सच उगल देता है। मैं हर रात उसके खाने में एक नशीला नीला रसायन डालता था, जिसकी वजह से वो कुछ देर के लिए पागल हो जाता है और उसे जो भी बोला जाए वो वही करता है। फिर नशे का असर कम होने पर वो सामान्य हो जाता है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। मगर तुमने ये सब क्यों किया? आखिर ये सब करने की वजह क्या थी? तुम तो कभी बाबूराव के खास दोस्त थे, तो तुमने ये सब क्यों किया? जब मैं उसके साथ रहता था तब प्राणी उसकी कहानी ज्यादा पसंद करते थे और मेरी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता था। धीरे धीरे मेरे मन में उसके लिए ईर्ष्या बढ़ने लगी और मैंने उसे इस जंगल का सबसे अप्रिय जानवर बनाने के लिए एक योजना बनाई। और फिर मुझे उस नीले रसायन के बारे में पता चला और मैंने जानबूझकर जंगल छोड़ दिया ताकि कोई मुझ पर शक ना कर सके। दुष्ट, मेरी कहानी तुमसे ज्यादा अच्छी थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे पागल बना दो, जंगल के प्राणियों को बेवजह मरवा दो, पूरे जंगल में अशांति फैला दो। आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझसे साफ साफ बात कैसे कर रहे हो? क्या तुम्हें दवाई का असर नहीं हुआ? क्योंकि मैंने दवाई बदल दी थी। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया था, इसीलिए मैंने जानबूझकर दवाई बदल दी। तुमने साधारण नीला रंग खाने में मिलाया ताकि तुम्हें हमारे नाटक का पता ना चले। नाटक? इसका मतलब ये सब नाटक था? मगर नाटक की क्या जरूरत थी? ताकि तुम अपना गुनाह अपनी जुबान से बताओ और सबको पता चले कि इन सबके पीछे तुम्हारा हाथ है और बाबूराव निर्दोष है। आज मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसने बहुत गंदा काम किया है, इसकी कोई सजा नहीं है। रुक जाओ बाबूराव, माना कि इसने गलती की है, मगर तुम इसे मारकर और भी बहुत बड़ी गलती कर दोगे। जंगल के कानून के अनुसार इसे कैद में डाला जाएगा ताकि सबको सबक मिले कि किसी का बुरा करने पर खुद का ही बुरा होता है। शेर सिंह सही कह रहे हैं, हमें नियम का पालन करना चाहिए। सियार को कैद में डालना चाहिए और हमें इस बात को भी मानना चाहिए कि बिना जांचे परखे किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और इस तरह सियार को उसकी ईर्ष्या और धोखे की सजा मिली। जंगल में फिर से शांति छा गई। बाबूराव फिर से अपनी कहानियां सुनाने लगा और इस बार सभी जानवर उसकी कहानियों को और भी ध्यान से सुनते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि असली दानव तो ईर्ष्या है, जो किसी भी जानवर को शैडो बना सकती है।